Okay, guys, welcome to the next part in rates and return. प्लीज़ नोट के हम लोग जो है इस वक्त रेट्स एंड रिटर्न का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, विच इज़ बेसिकली द फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल या फर्स्ट चैप्टर इन योर क्वांट सेक्शन, राइट. क्वांटिटेटिव मेथड्स का सेक्शन है 2024 का के CFA के सिलेबस के अंदर या करिकुलम के अंदर. तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है क्वांट सेक्शन के अंदर, दैट्स रेट्स एंड रिटर्न, और उसका हम उसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन है दिस वीडियो, राइट. ये वाली वीडियो जो है जिसके अंदर हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो ये वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सबसे पहले, राइट, एंड इंटरप्रेट, राइट, द डिफरेंट अप्रोचेस to return measurement, okay, over time, and describe their appropriate uses, okay. So एक बात आप लोगों को समझने की ये है कि जब हम एसेट्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं इंडिविजुअली या इवन एज अ पोर्टफोलियो, राइट. अभी आप बाय द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक CFA के अंदर आप लोग there are multiple hats that we wear, as financial analysts. हम लोग basically एक तो financial analyst, I won't say financial analyst, लेकिन investment management के अंदर basically जो basically major category है या main category है, उसके अंदर सब categories होगी कि financial analysis जो होता है उसके अंदर आप one role that we can play, right, once you've passed through your through your CFA program. तो आप लोग एक जो रोल प्ले कर सकेंगे वो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एनालिस्ट का होगा, राइट. स्टॉक एनालिस्ट हो, बॉन्ड एनालिस्ट हो, रियल एस्टेट एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट. बेसिकली इस रोल के अंदर यू आर इवेल्युएटिंग एंड वैल्यूइंग, ओके, यू आर इवेल्युएटिंग एंड वैल्यूइंग सिक्योरिटीज और एसेट्स, राइट. तो और दूसरा जो आपका एक रोल प्ले करते हैं वो ये होता है कि आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर का भी रोल प्ले कर सकते हैं, इफ यू डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर फील्ड यू चूज टू गो इनटू, राइट. और जस्ट लिटिल एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस के लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो बेसिकली आपके लिए एक एनालिस्ट को एज एन एनालिस्ट ट्रेन करते हैं आपको, राइट. CFA लेवल 1 जो है वो बेसिकली आपकी फाउंडेशन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए सेटअप करता है, और लेवल 2 इज गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, स्पेशली विद वैल्यूएशन, राइट. सो बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो है आप बेसिकली लेवल 1 और लेवल 2 का करते हैं. और जब लेवल 3 में जाएंगे तो आप लोग बेसिकली एक पोर्टफोलियो मैनेजर की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे. तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एट लेवल 3, राइट. इट्स गोइंग टू बी अ रिलेटिवली न्यू पर्सपेक्टिव. ऐसा नहीं है कि आप लेवल 1 और 2 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 3 जिस तरीके से लेवल्स 1 और 2 के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका जो फोकस है, जो मेन फोकस है, दैट्स ऑन इवैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट. तो लेकिन लेवल 3 में जैसे आप जाएंगे तो आप लोग समझ में आएगी कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो अब एक पोर्टफोलियो अप्रोच के अंदर चला गया है. अब वी डोंट नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल विद दैट राइट नाउ, बट दिस इज जस्ट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई थॉट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई एम गोइंग टू मूव एवरीथिंग ऑन स्क्रीन. तो राइट, सो कमिंग बैक टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो like I said, we are going to calculate and interpret different approaches to return measurement, right, and over time and describe their appropriate uses. So coming back to the topic, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को मेंशन कर रहा था कि as financial analysts हम लोग या as portfolio managers, again bifurcation है roles की, लेकिन इन दोनों different roles के अंदर हम लोग assets की profiling करते हैं, right. तो let's say अगर आप financial analyst हैं, you are going to be looking at the profile individual, you want to take a look at the risk and return profiles of individual assets, right. और उसके बरक्स अगर आप लोग एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि लेवल 3 में आकर आप लोग
दैट्स गोइंग टू बी योर मेन फोकस। तो उसमें आप लोग पोर्टफोलियो जो बिल्ड करेंगे, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, राइट? डिफरेंट एसेट क्लासेस भी आप यू कैन इवन डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, या तो आप एक ही एसेट क्लास के अंदर डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट स्टॉक्स या डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपने इफ यू हैव एन इक्विटी पोर्टफोलियो, राइट, तो उसके अंदर आप मल्टीपल स्टॉक्स अलग अलग स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो एनीवे द पॉइंट इज के आप बेसिकली whether you are acting as an analyst, financial analyst, right, and looking at individual assets or securities, या आप portfolio approach ले रहे हैं और you're playing the role of portfolio manager, इन दोनों केसेस के अंदर we need to take a look at the risk and return profiles of assets, right? तो ये वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर हम लोग इस वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग रिटर्न को देख रहे होंगे, राइट? तो जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि अभी आगे जाके हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि बेसिकली रिस्क और एंड रिटर्न प्रोफाइल्स होती हैं, ओके? प्रोफाइल्स होती हैं ऑफ एवरी एसेट, और पोर्टफोलियो की हर पोर्टफोलियो की भी एक जो उसका मैंडेट होता है उसके बेसिस पे यू हैव टू लुक एट द इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स बिफोर यू ऐड एनी एसेट टू दैट स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, राइट? तो ये अगेन प्लीज नोट के डोंट वरी अबाउट इट इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू नॉट प्रॉपरली गेटिंग गुड grasp of what I'm talking about. As you guys progress, right, through your studies, through your level 1 फिर level 2 फिर level 3, तो ये चीज़ें खुद समझ आती जाती हैं। इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीज़ if you don't need to worry about these things right now, but it's good to know these things, right? So anyway, जो रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स हैं, तो प्लीज नोट के जो रिस्क प्रोफाइल है वो हमने डिस्काउंट रेट्स के अंदर जो आर इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस क्या किया था कि जो पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखे थे? रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट्स को हम जो देख रहे थे, राइट, जिसके हमने इंटरेस्ट रेट्स के 3 पर्सपेक्टिव्स देखे। बाय द वे, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड चेक इट आउट। जो इससे पहली वाली वीडियो है, इससे पहली वाली दो वीडियोज एक्चुअली वो दोनों इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर या रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न, जो कि उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, या डिस्काउंट रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि 3 बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है और पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। वो इसी चैप्टर का पार्ट है, तो वो आप यू गाइज कैन गो एंड वॉच दैट। नाउ प्लीज नोट कि वो जो पिछली 2 वीडियोज हैं उसके अंदर हमने रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स, द रिस्क एसोसिएटेड विद एन एसेट और सिक्योरिटी, हमने उसको इवैल्यूएट कर दिया, राइट? इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू, वी डिस्कस्ड वेरी क्लियर इन द लॉट ऑफ डिटेल के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स दे आर बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, लेकिन एक और भी जो पर्सपेक्टिव है वो ये होता है कि हम कहते हैं कि बेसिकली द रिस्क फ्री, द रियल रिस्क फ्री रेट, राइट, प्लस अदर रिस्क प्रीमियम्स। यू रिमेंबर guys, if you अगर आप लोग अभी if you those of you not seen this video, please go back and watch that now, right? तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियोस के अंदर, रियल रिस्क फ्री रेट प्लस अदर रिस्क प्रीमियम, तो रिस्क की बात कर रहे थे, राइट? तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका एक एसेट का रिस्क बताता है, यानी कि अगर एक बहुत ज्यादा रिस्की एसेट होगा, राइट, फॉर एग्जांपल, तो उस एसेट के अंदर रिलेटिवली आप एक हायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या हायर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, राइट, या हायर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होगी बनिस्बत, राइट? तो ये पिछली हमने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं या डिस्काउंट रेट्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या व्हाट एवर कॉल इट, एनी ऑफ दीज टर्म्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी रिस्क प्रोफाइलिंग कर रही है, राइट, एक एसेट सिक्योरिटी। और अब हम लोग जो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जिसको हम अभी राइट नाउ हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग उसके रिटर्न को देखेंगे, राइट? एंड आई जस्ट रिमूव्ड द एनोटेशंस फ्रॉम द स्क्रीन, राइट? सो रिटर्न की मेजरमेंट हम देखेंगे, राइट, कि ये एसेट रिटर्न कितना जनरेट करता है। प्लीज नोट दैट one of the foundational
rules of finance is that the higher the risk, the higher the return, or higher the required rate of return. Okay, right? Higher the risk, higher the return, and vice versa. In other words, the lower the risk, the lower the required return. Okay, the lower the expected return. Okay, ये जो टेक्निकल चीजें हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, राइट, कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ लिया हुआ है. नो, या सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, right, we've already discussed that in the previous video. So again, if you have not discussed it, please go back and refer to that video. बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैंने उसके अंदर डिटेल में स्टडी कवर नहीं की है. दैट्स बिकॉज वो एक आपकी, मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो इन दिस चैप्टर रेट्स एंड रिटर्न के अंदर मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि अब CFA इंस्टीट्यूट ने 2024 के करिकुलम के अंदर बेसिकली एक कुछ प्री रिक्विजिट रीडिंग्स डाल दी हैं, स्पेसिफिकली क्वांट के अंदर मल्टीपल हैं. एक तो उसके अंदर जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिटर्न्स के ऊपर बेसिक फाउंडेशन आपको कॉन्सेप्ट देता है. तो इफ यू गाइस आर स्टिल हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 वीडियोस, राइट, जो कि रिटर्न्स के इंटरेस्ट रेट्स के रिलेटेड है, तो गो एंड रीड दैट रीडिंग, राइट, प्री रिक्विजिट है. प्लीज नोट, मैं आप लोगों को एक और बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन प्रोवाइडर्स आउट देयर, राइट, and we are one, right, that's what we're doing over here. But मैं आपको ये बता दूं कि जो करिकुलम है, जो करिकुलम CFA इंस्टीट्यूट का करिकुलम है, वैसी after all my after all the experience that I've had, and it's not just me, other my batchmates और मेरे जो माई कंटेम्प्रेरीज, जो भी हम लोग फील्ड के अंदर हैं, हम लोगों का ये यूनानिमस डिसीजन, ये हमारा एक कंसेंसस है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा जो राय है वो ये है कि जो CFA इंस्टीट्यूट करिकुलम है वैसा उस डिटेल के अंदर और उस क्लैरिटी के साथ यू विल नॉट फाइंड उसका कोई भी, you will not find a 100% replacement, right? हाँ, ये ज़रूर है कि CFA इंस्टीट्यूट का, it's important to remember कि CFA इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है, that's very lengthy, it takes a lot of time to go through it. So if you are planning to use that, that's a great thing. I would encourage it. लेकिन but you remember, you guys have to start sooner, right? Don't, if you guys have like 2-3 महीने रह गए हैं, I would not advise you to go through the curriculum, right? At least not the entire curriculum. If you can, that's great. लेकिन I would recommend somewhere around 5 से 6 महीने अगर आप लगाएं. If you have approximately, I would say 6 months, right? If you want to study the entire curriculum, if you want to study from the curriculum, तो उसके अंदर मैं recommend करता हूँ कि आप लोग at least आप लोग को 6 महीने हों, right? तो because it's very lengthy, it's very detailed, it's very well written. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो you go to the curriculum, you will understand it. Okay, curriculum will, if you give it enough time and you study it properly, because curriculum is not, it's not, it's got everything. It's बाकी जो preparation providers हैं उनकी जो notes होते हैं वो short notes, shorter होते हैं. I won't say notes short, लेकिन they're shorter. Okay, तो बहुत सी जो डिटेल होती है वो उसके मिस हो जाती है, तो उसकी वजह से वैसी क्लैरिटी आपके पास नहीं आ सकती बाकी प्रिपरेशन प्रोवाइडर्स के नोट्स पढ़ने से जो आपको CFA इंस्टीट्यूट के करिकुलम में आएगी. लेकिन अगेन आई एम वार्निंग यू गाइज, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो गोइंग थ्रू द करिकुलम might be if you go through curriculum in short time might lead to you not being able to complete the entire thing, right? You won't be able to cover everything. By the way, if you guys interested in getting a video from my end जिसके अंदर मैं आप लोगों से ये स्टडी टेक्निक्स यूज करूँ कि पढ़ना किस तरीके से है, you are welcome to comment in the comment section below and I will share that with you guys, right? I will basically the mindset that's required, वो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बना सकते हैं, right? That's another very important topic. So if you guys interested in hearing from our end के what's the mindset that's required, because trust me guys,
कि जो माइंडसेट है ना आप लोगों का, द माइंडसेट ऑफ अ कैंडिडेट इज गोइंग टू बी, आई वुड से, अगर हम इसको वे करें कि जी इंटेलिजेंस, राइट, बाय द वे, इफ यू, मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इनफ इंटेलिजेंस टू गेट थ्रू द प्रोग्राम, राइट, most of the people, right, especially if you've gone through because CFA की requirement है कि you have to get through your or at least be in your final year of your bachelor's, right, of an undergrad degree. तो I don't think, मेरा personal opinion है, some people might disagree with me, लेकिन मेरे ख्याल में intelligence का मसला नहीं होता. It's basically the mindset that basically prevents people from getting through the program, through the entire program. तो मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा. If you guys are interested in hearing from me on that topic, comment in the comment section below, and if I get enough comments and if enough people comment on it, I might just make a video, right? And of course study techniques के ऊपर भी I can tell you how to talk about it, right? Comment in the comment section below if you want to hear which video would you like for me to, which of these two videos would you like for me to make, right? Maybe आप लोग चाहेंगे दोनों बनाओ, तो you can also make both of them, no problem. So anyway, coming back to the topic, risk and return, right? Risk and return की हम बात करते हैं, तो like I was saying कि risk जो है, ये वाला जो factor है risk का, ये basically हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस में कवर कर लिया है, जो कि इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू होता है, राइट, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द हायर द रिस्क द हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और द हायर द इंटरेस्ट रेट और द हायर द डिस्काउंट रेट, राइट. और रिटर्न जो है अब हम देखेंगे, राइट, कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विच इज बेसिकली द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, जो बेसिकली एक एसेट की प्रोफाइलिंग में होता है, यानी कि रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइलिंग होती है. ओके, राइट, ये यानी कि वेरी सिंपली ये एसेट है, इसका ये इतना रिस्की है, राइट, बेस्ड ऑन हाउ डू वी एक्सप्रेस द रिस्क इन्वॉल्व थ्रू द डिस्काउंट रेट, राइट, थ्रू द इंटरेस्ट रेट. यानी कि अगर एक एसेट बहुत रिस्की है, दो एसेट को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हम बेसिकली कंपेरिजन नहीं होता है ना, यू कैन नॉट से कि ये एक इंडिविजुअल एसेट को लेके यू कैन नॉट से इस एसेट का रिस्क हाई या लो है इन रिलेशन टू, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इन रिलेशन टू व्हाट, किस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, तो आप कह रहे हैं कि हाई या लो है. तो नॉर्मली दो या ज्यादा एसेट्स या सिक्योरिटीज की जब आप कंपेयर करते हैं उनको, तो आप कह सकते हैं कि जी एसेट ए इज रिलेटिवली मोर रिस्की देन एसेट बी, राइट, और वट एवर, राइट. So it's always a relative thing, right? And the better term to use is riskier, is relatively more risky or less risky compared to, right? So it always has to be a comparison, right, between different assets, or right? Okay. So I'm going to remove everything from all the annotations. Okay, now let's get on with this learning objective. Now, रेट्स ऑफ रिटर्न जो हैं, ये हम अगेन लाइक आई सेड लास्ट फ्यू वीडियोज हमने इंटरेस्ट रेट्स को देखा है, अब हम रिटर्न्स को देख रहे हैं, राइट. सो व्हाट अबाउट रेट्स ऑफ रिटर्न. अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स को ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो पहला जो पॉइंट यहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है, वेरी फ्रीक्वेंटली को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. Comparison along these two dimensions simplifies the process of building a portfolio, right? I've also discussed this. I've told you guys that एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के अंदर, राइट, पोर्टफोलियो जो होता है, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो बाय द वे? पोर्टफोलियो वेरी सिंपली पुट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, ओके, और इवन डिफरेंट एसेट्स अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस, ओके. तो पोर्टफोलियो, राइट, सो यू पुट आई गॉट वन स्टॉक, that's a single asset or security. But if I add one more stock to I combine that, right? Let's say I'm an investor and I start combining multiple stocks, for example. So that's going to become a stock portfolio. If I have bonds, multiple bonds, right? अलग-अलग bonds मैंने अपने portfolio में डाले हैं, that becomes a bond portfolio, right?
और या मेरा मेरा इस तरह रियल स्टेट भी होता है, रियल स्टेट पोर्टफोलियोज होते हैं, या मिक्सचर ऑफ ऑल मल्टीपल एसेट्स, राइट, मल्टीपल एसेट क्लासेस. मे बी आई हैव गॉट अ पोर्टफोलियो इन विच आई हैव गॉट अ सर्टन एसेट एलोकेशन, हम लोग बाद में जाएंगे लेटर ऑन, राइट, व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो एसेट एलोकेशन होती है, यानी कि आप कहते हैं कि मेरा जो टोटल कैपिटल है, राइट, लेट्स से वी टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव of an investor, right, right, who's got $1 million, okay, high net worth individual, let's say, for example, okay, so ये $5 million, okay, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि जी ओके, तो एसेट एलोकेशन ये होती है कि आप कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर हम अगेन ये कैसे होता है, ये बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे, ये आगे लेवल 1 और 2 में आप और पढ़ेंगे, और लेवल 3 में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम जस्ट गिव यू गाइस एन आइडिया, ओके. तो एसेट एलोकेशन ये होती है कि एसेट्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि ओके 25% जो एसेट है, जो पोर्टफोलियो है, या टोटल जो कैपिटल है इन्वेस्टर का, उसको आप बॉन्ड्स में डाल दें, बाकी 65% जो है आप स्टॉक्स में डाल दें, और रिमेनिंग जो 5% है वो कैश में रख लें. इस तरीके की एलोकेशन होती है, राइट. अगेन इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, लेकिन इट्स गुड टू नो. थोड़ी बहुत रिलेशनशिप आगे जाके आएगी, तो मैं आपकी अभी से फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर रहा हूँ, राइट. It makes some sense. In fact, in my opinion, it makes a lot of sense to discuss these things right now, because मैं अभी से आप लोगों की फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, राइट. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि CFA इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है वो बहुत से एंगल से जाके कनेक्ट हुआ होता है, राइट. देयर लॉट ऑफ कनेक्शंस लेटर ऑन जो आप लोग देखेंगे, राइट. मतलब स्टॉक्स, इंटरेस्ट रेट जिस तरह क्वांट है, ये इक्विटी से मिल रहा होगा, फिक्स इनकम से मिल रहा होगा, रियल स्टेट से मिल रहा होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस से मिल रहा होगा, राइट. देयर आर देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, राइट. ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपके डिफरेंट टॉपिक एरियाज हैं नीच लेवल, दे ऑल ये दोनों सारे इंटरट्वाइंड है, राइट. दे आर कनेक्टेड, ओके, in some form or another. Okay, so anyway, I'm going to remove let me actually erase some of this, right. So and finally इस लेसन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ओके, किसको, रिटर्न्स को, ओके, रिटर्न्स को ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस और डिफरेंट एसेट्स, ओके, एंड कंपेयर वेरियस मेजर्स ऑफ रिटर्न, ओके, मेजर्स ऑफ रिटर्न भी हम देखेंगे. सो एनीवे, लेट्स मूव अहेड. नाउ रेट्स ऑफ रिटर्न के ऊपर अगेन डिस्कशन होगी, रिमेंबर दैट. नाउ फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो नॉर्मली दो टाइप्स ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं. अगेन रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स राइट नाउ, राइट. नाउ फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो दो किस्म के रिटर्न जनरेट करते हैं नॉर्मली, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल स्टेट. जो कैश जनरेटिंग एसेट्स जिन्हें कहते हैं वो मोस्टली दो किस्म के रिटर्न्स जनरेट करते हैं. फर्स्ट इज योर कैश फ्लो, ओके, ऑल्सो राइट, सो जिसे पीरियोडिक इनकम भी कहते हैं, ओके, कैश फ्लो या राइट पीरियोडिक इनकम, ओके, कैश फ्लो, पीरियोडिक इनकम, ओके. That's the first component, right? So, for example, what do I mean by that? By that I mean कि stocks जो होते हैं, stocks का cash flow या periodic income क्या होती है? Stocks जो हैं वो they give dividends, okay? Bonds क्या देते हैं? In the form of cash flows, they pay coupons और coupon payments, okay? और रियल स्टेट क्या जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो? रेंट या रेंटल इनकम, ओके, एंड सो फोर्थ, राइट. तो नॉर्मली जो एसेट्स होते हैं, राइट, एसेट सिक्योरिटीज होती है, इनकी जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिटर्न होता है वो बेसिकली होता है पीरियोडिक इनकम, राइट. एंड बाय द वे, व्हाई द थिंग पीरियोडिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हर जो एसेट है वो डिफरेंट
डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑन एनुअल बेसिस अगर देखें एवरी ईयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से पेमेंट करते हैं. सो सम स्टॉक्स विल पे some stocks for example will pay dividends every quarter, right? In other words, by the way, there are 4 quarters in a year. So अगर every quarter एक stock dividend दे रहा है तो वो stock जो है वो साल के 4 टाइम dividend दे रहा है. Frequency of coupon dividend payments is basically 4 times a year, right? और उस तरीके सेमी एनुअल दे सकता है कि 2 times a year या 3 quarters a year, 3 times a year, whatever, right? It can vary, okay? And by the way, dividends के बारे में याद रखें, dividends are not even necessary. It's not even necessary for companies to always pay dividends. जबकि coupons, जो bonds हैं, bond की coupon payments are compulsory, okay? They must be paid on whatever basis the bond was issued, okay? ये हम बाद में जब fixed income instruments पे जाएंगे, bonds पे जाएंगे, we'll discuss in more detail. So anyway, I'm going to remove all this. Now the second price, right? तो ये हमने डिस्कस कर लिया, okay? So first component जो है वो periodic income है या cash flow है. Second component जो है is basically the price of the financial asset which can increase or decrease, okay? ये मैं this is called capital gain, by the way, you know, just so you know, capital gain or capital loss. Let's talk about this. मैंने let's say you decide to buy Coca-Cola stock, okay? KO stock. KO is the ticker symbol for KO जो है वो ticker symbol है. Ticker symbols basically हर stock exchange के अंदर, right? Stock exchange, by the way, is where those of you who do not know, right, who haven't had exposure to financial markets before, तो उनके लिए ये है कि stock market is basically a place where stock market, okay, stock market is a kind of financial market जिसके अंदर basically different shares of companies जो हैं public listed companies, okay, या corporations के shares float होते हैं. In other words, वो it's basically a place, it's not a physical place anymore because of some digital world में आ गए हैं, लेकिन it's a place या कह लें या it's अब digital online है तो it's a marketplace, it's an online marketplace where buyers and sellers can transact, right? If I want to buy shares of Nestle or Coca-Cola or whatever, any share that I want to buy or sell, I can go to the stock market in whichever country there are different stock markets. Different countries have different stock markets, have their own stock markets, और वो हम वहाँ जाके buying selling कर सकते हैं, right? So इस तरीके से right, so that's what financial markets are, that's what stock market is, right? इस तरीके से bond markets भी होती हैं, right? Bond markets और real estate markets भी होती हैं, right? Foreign exchange markets, अलग अलग, and all of these different markets को जब आप एक bird's eye view देते हैं तो they are all combined together called financial markets, okay? Right? So anyway, now right, so हमने जिस तरह डिस्कस किया, सबसे पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया कैश फ्लो है. सेकंड कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कैपिटल गेन है. What do I mean by capital gain or loss, okay? तो बेसिकली होता है, let's say you decide to buy, again I'm going to use that same example जो हम बात कर रहे थे before I started discussing, started explaining the concept of stock markets. So let's say you decide to buy one share of Coca-Cola stock, okay? Let's say it's worth $75, okay? Now, let's say it's worth $100, okay? Let's make it simple. You bought Coca-Cola stock for $100. After 1 year, the stock, Coca-Cola stock had gone up in price, and now let's say it's worth $125. Okay, after 1 year, you bought. If I make a timeline, let's say you bought at this point, you bought at $100, and फिर एक साल के बाद आपका जो वो स्टॉक था वो $125 का हो गया, right? $125, right? So what happened in this case? Your share of stock has gone up in price, right?
सो इन अदर वर्ड्स इसकी जो टेक्निकल टर्म है दैट यू हैव हैड कैपिटल गेन. ओके, ये जो आपने जो $25 का आपको प्रॉफिट हुआ है, राइट, प्रॉफिट हुआ ना, राइट, बिकॉज आपने $100 का खरीदा और नाउ इट्स वर्थ $125. दिस मीन्स के ये जो $25 का जो गेन आपको हुआ है in the through the increase in price of the stock, right? It's not because you were paid dividends, right? We are not talking about that right now. The Coca-Cola stock does pay dividends. It can pay dividends well, or whatever asset whatever stock you're buying, it can pay dividends, right? But right now we're talking about capital gains. Remember that. तो ये जो $25 का जो आपको गेन हुआ है due to the increase in price of the stock, this is called capital gain. Okay. और इसके बरक्स हम रिमूव एवरीथिंग, ऑल द एनोटेशंस. इसके बरक्स आपने $125 से खरीदा एट t is equal to 0 at the point time. आफ्टर 1 year ये $100 का हो गया. ओके, सो व्हाट्स द कैपिटल लॉस? कैपिटल लॉस ओवर हियर इज अगेन $25. You lost $25, right, because your stock went down by $25 from $125 to $100, right? तो ये जो $25 का जो आपको इन दोनों एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपकी प्राइस में जो मूवमेंट आई है, या जो फॉल इन प्राइस आया है, दैट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम योर कैपिटल लॉस. ओके, अगेन गेन्स, कैपिटल गेन्स व्हेन यू मेक अ प्रॉफिट or when your asset or security goes up in price over time. Price, remember, we're not talking about the cash flow, right? That's the first component. We already discussed that. लेकिन और उसके बरक्स नीचे भी आ सकता है, right? शेयर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर या नीचे जा सकते हैं. It happens all the time, right? तो you can have a capital gain or capital loss. I'm going to remove all the notations again. Now please note कि कुछ फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इनमें से एक रिटर्न देते हैं, यानी कि कुछ क्या आई विल जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड. लेकिन सबसे पहले ये एस्टैब्लिश कर लें कि जिस तरह स्टॉक्स हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. ओके, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो हैं वो कैश फ्लो भी देते हैं या पीरियोडिक इनकम भी देते हैं और कैपिटल गेन्स भी देते हैं. बॉन्ड्स जो हैं, कूपन बॉन्ड्स जो हैं, कूपन पेइंग बॉन्ड्स जो है वो कैश फ्लो भी देते हैं और कैपिटल गेन्स भी देते हैं. ओके, कैसे होता है ये, इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. रियल एस्टेट भी जो है RE, ओके, एब्रिविएशन फॉर रियल एस्टेट RE, ये भी आपको कैश फ्लो देता है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम, और इसके अंदर भी कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस होते हैं. ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. नॉर्मली दिस इज व्हाट्स गोना हैपन, right? Or by the way, these are the three major asset classes: stocks, bonds, and real estate, right? There are other asset classes as well, right? But these are the major asset classes. Okay. Foreign exchange could be foreign exchange is also a very big asset class. Okay. Now, financial assets जो हैं, financial assets basically provide return through. ये अब मैं last point पे आ गया हूँ. We are at the last point, जिसके मैं कह रहा हूँ, I was discussing के कुछ फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली रिटर्न प्रोवाइड करते हैं सिर्फ एक किस्म का. ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल. नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. ओके, वो स्टॉक्स जो डिविडेंड नहीं देते, ऐसे होते हैं स्टॉक्स जो डिविडेंड नहीं देते. ओके, right now one of the most popular investors, right? One of my investment management inspirations, Warren Buffett, right? Of course, I'm sure a lot of you guys have heard his name. Warren Buffett's, the company that he built, he and his partner Charlie Munger, उन्होंने जो कंपनी बनाई थी Berkshire Hathaway के नाम से. Berkshire does not pay dividends, at least not yet. Okay, वो कहते हैं बाद में जाके बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देगी, लेकिन right now so far Berkshire does not pay dividends. Okay, so anyway, right, I'm going to some stocks. So again, ये जो लास्ट पॉइंट पे मैं, व्हाट्स द पॉइंट कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि सिर्फ कैपिटल गेन देते हैं, कैश फ्लो नहीं देते. कुछ एसेट भी ऐसे भी एसेट्स होंगे हैं होते नहीं, बल्कि होंगे नहीं, बल्कि हैं
जो कि बेसिकली सिर्फ इनकम कैश फ्लो देते हैं, कैपिटल गेन्स नहीं होता. वन एग्जांपल इज डिफाइंड बेनिफिट्स पेंशन प्लान. ओके, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, ये क्या होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे थ्रू योर CFA स्टडीज, राइट. CFA लेवल 2 में आई थिंक काफ़ी डिटेल में आएगा. तो एनीवे वो बेसिकली आपको सिर्फ कैश फ्लो देते हैं. ओके, देयर नो कैपिटल गेन्स इन्वॉल्व इन दैट. ओके, और पेंशन रिटायरमेंट, दे आर कॉल्ड रिटायरमेंट एंड एन्युइटीज होती हैं. ये क्या होती हैं? यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन, बट जस्ट नो दैट देयर आर सम एसेट क्लासेस, most major asset classes they pay both, right? Stock, cash flow and capital gains or capital losses. कुछ asset classes ऐसी होती हैं, assets भी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक देते हैं इनमें से, यानी कि कुछ कैश फ्लो देते हैं सिर्फ और कैपिटल गेन या लॉसेज नहीं देते, और दूसरे सिर्फ कैपिटल गेन और लॉसेज देते हैं और कैश फ्लो नहीं देते. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. होल्डिंग पीरियड रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न पे हम आ गए हैं. ठीक है ना. Now, what is a holding period return? Holding period return जो है रिटर्न्स के बारे में कहते हैं कि they can be measured over a single period, okay, a single period or over multiple periods, okay, single period or multiple periods, okay. ये क्या होता है अभी हम आगे चलेंगे तो you will understand. Single period returns are straightforward, okay, as there is only one way to calculate them, okay. वो कैसे होता है अभी I'll just show you guys. Multiple period returns जो है, and by the way remember we're talking about holding period returns, okay. इस वक्त जो है हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स के अंदर हैं, राइट. तो मल्टीपल पीरियड रिटर्न्स जो हैं हाउएवर कैन बी कैलकुलेटेड इन वेरियस वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस टू अवॉइड कंफ्यूजन. ये क्या होते हैं हम आगे जाके देखेंगे, राइट. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ होल्डिंग पीरियड रिटर्न और विच इज डिनोटेड बाय आर. ओके, रिटर्न. Holding period return जो है basically is the return earned from holding an asset for a single specified period of time. Okay, for a single specified period of time. Okay, अब वो क्या मतलब है by a single specified period of time? Does that mean कि ये एक साल का रिटर्न में कैलकुलेट करते हैं? Let's say this is 0, this is t is equal to 0 or t is equal to 1 or 1 year from now. क्या ये holding period return के हम सिर्फ एक साल का रिटर्न कह सकते हैं? No. Let's see what's going on over here. The period may be 1 day. Again, remember, we're talking about holding period return, okay? The period may be 1 day, 1 week, 1 month, 5 years or any specified period. लेकिन एक पीरियड होगा, राइट. ऐसे नहीं हो सकता कि दो पीरियड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ओके. तो इट्स गोइंग टू बी एनी स्पेसिफाइड पीरियड, ओके. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को. एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. अगर एसेट जो कि स्टॉक या बॉन्ड फॉर एग्जांपल व्हाटएवर, राइट, इज परचेज टुडे, राइट, एट t इक्वल टू 0. दिस इज t इक्वल टू 0, ओके. इसके ऊपर हम लेट्स से वी बाय इट एट $1,000, ओके. let's say we're talking about a stock, okay. हमने एक स्टॉक खरीदा $1,000 का t equal to 0 at the present point in time, right now हमने एक $1,000 का शेयर खरीद लिया, okay, for whatever company. Now अब let's say कि after 1 year, t is equal to 1, okay, 1 year from now is basically स्टॉक की जो प्राइस थी, इट वेंट अप टू 1,050, ओके. द प्राइस वेंट अप, प्राइस कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल डिप्रिसिएशन, प्राइस डिप्रिसिएशन हुई, उसकी वजह से एक कैपिटल गेन हुआ, राइट. लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, हाउ मच इज द कैपिटल गेन्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ओके. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज द कैपिटल गेन्स इन परसेंटेज टर्म्स. Why don't you guys, actually this is another interesting exercise, why don't you guys stop the video now, pause the video now and comment in the comment section below. Let's see which of you guys can get it right. Do not go forward. If you want to participate in this, do not move forward and give the answer. Just stop over here and answer in the comment section below. Let me know what answer are you guys getting, okay. Okay, so I'm going to give you a few minutes.
Okay, right? So let's get back to it. Let's see what the holding period return is. Okay, for whoever is participating, I hope you guys have put your answers down in the comment section below, right? So now let's talk about कि आपके जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है उसके अंदर क्या होगा, कितना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न इसके अंदर, राइट? इसके अंदर, राइट? तो इसके अंदर, एंड रिमेंबर कि ये वाला एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसके अंदर डिविडेंड्स नहीं थे. ओके, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न जिसके सिर्फ कैपिटल गेन्स तक कोई डिविडेंड नहीं आया था. ओके, तो अगर ये सिचुएशन है, यानी कि सिर्फ $50 से कैपिटल गेन हुआ है, तो हाउ मच इज द रिटर्न गोइंग टू बी? लेट्स से, तो बेसिक इन वेरी सिंपल टर्म्स इट्स गोइंग टू बी $1050 minus 1000, okay, divided by 1000. okay, these are all dollars. इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये होगा कि इसका फॉर्मूला होता है, I'm going to just write on over here. Okay, let me write over here. So the formula is ending value. I just write end, right? Ending value minus beginning value divided by beginning value. Okay, ending value, which is $1050, right over here, minus beginning value which is over here, beginning value, this is ending value. Okay, तो हमने $1050 लिए, उसमें से हमने $1000 माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू. ओके, व्हिच इन दिस केस इज अगेन $1000. व्हेन वी डू द मैथ, it's going to be 0.05 or 5%. Okay, in other words, the capital gain is जो आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहा है, विच इज ओवर पीरियड ऑफ 1 year, वो इज 5%, राइट, और $50 इन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट? लेकिन प्लीज नोट कि इस होल्डिंग पीरियड रिटर्न के अंदर सिर्फ कैपिटल गेन से कंपोनेंट था, लेकिन कैश फ्लो कंपोनेंट नहीं था सो फार. ओके, हमने सिंपली शेयर किए, हमने ये रखा है. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस, राइट? व्हाटएवर रिटन आई एम गोइंग टू रिमूव इट. अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, उसकी एक वेरिएशन देते हैं छोटी सी. अब कह रहे हैं कि अब जो है, अब हम कह रहे हैं कि वही सिचुएशन है, यानी कि यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है जिसके अंदर हमने बाई किया $1000 के अंदर. ओके, और हमने 1 साल के बाद हमें उसकी जो प्राइस है वो 1050 हो गई डॉलर्स. ओके, 0 and 1. ओके, हाउएवर इस बार एक $2 का $2 का इनकम कंपोनेंट भी था, राइट? इन अदर वर्ड्स, दिस लेट्स से दिस इज स्टॉक, राइट? हमने एग्जांपल में बोला था कि स्टॉक है, तो इस टाइम इस वेरिएशन के अंदर, इस क्वेश्चन की वेरिएशन के अंदर हम बोल रहे हैं कि इस बार उसने डिविडेंड भी दिया है. ओके, ये इनकम कंपोनेंट भी आ गया है. तो अब आपका रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो गया? तो वो हो जाएगा बेसिकली, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, लेट मी शो यू गाइस. And by the way, this is the formula. Okay, guys, if you guys want the formula, please write this down. Okay, please note this down. Okay. So, okay, let me keep the right. So, ये हो गया. Okay, now. Right, so one more time, $1000 का हमने बाई किया, 1050 का बेच दिया, और $2 हमें डिविडेंड भी मिला. तो दिस टाइम अराउंड हमारा जो टोटल रिटर्न है इज गोइंग टू बी हाउ मच? इज गोइंग टू बी 1050, ओके, माइनस 1000, ओके, ब्रैकेट के अंदर, प्लस दिस I1 is going to be the income component or cash flow component, okay, which in this case is $2. तो हमने $2 कर दिया, divided by P naught. What is P naught? It's $1000. P naught is basically the beginning value, okay, beginning of period value, okay.
the value of the stock in this case at the beginning of the period. तो वो in this case going to be again $1,000. When we do the math, you will see कि इस बार 7% बनेगा, right? क्योंकि ये दोनों के जो आप डिफरेंस लेंगे, ये $50 आ जाएगा प्लस $2 ये वाला कंपोनेंट आ गया, राइट? सो 52 डिवाइड बाय 1000, ओके, सॉरी गाइस, एक जो चीज मैं अगर आपका $2 डिविडेंड देगा तो इट्स गोइंग टू बी 5.2%, ओके, बट लेट्स से या ओके, ये यहां पर एक छोटी सी मिस प्रिंट कह लें, मिस टाइपिंग हुई है। ये बेसिकली सॉरी, ये 7% होने के लिए this will have to be $20, okay? $20 का आपका this is not $2, this is actually $20, right? Because 50 plus 20 divided by 1000 is going to be what? 7%, okay? But if I take this is a misprint, okay? जब मैं calculation कर रहा था मुझे I realized कि this is a mistake. So anyway, this is not 2, this is $20, okay? So क्या हो रहा है basically, one more time, $1,000, okay, at the we bought at t is equal to 0, t is equal to 1 पे 1050 का हमने let's say ये इसकी प्राइस अप्रिशिएट कर गई थी और $20 एक्स्ट्रा हमने कैश फ्लो में हमें मिले, तो टोटल जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 1050 माइनस 1000 ब्रैकेट क्लोज प्लस $20 divided by 1000, okay? This is going to be equal to 70 upon 1000, which is the same as 7%, okay? I hope that's clear, right? If you guys मैं इसके आप लोग रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको एक्चुअली वीडियोस को पॉज करके खुद कैलकुलेशंस ये करा करें, जो मुझे आप लोग करते हुए देख रहे हैं। प्लीज नोट, मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि फाइनेंस के अंदर इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स you guys see me solve the questions, okay? Does not matter कितनी दफा मैं आप मुझे सॉल्व करते देखेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं जो भी ये इस मिसकंसेप्शन में है कि you can just watch the videos and you will be able to solve the questions, no, ऐसा नहीं है। yes, वीडियो से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लीज नोट, CFA के अंदर जो द रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस, हम लोग को ये ट्रेन किया गया था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स, राइट? द ओनली वे टू गेट थ्रू योर CFA एग्जाम्स इज बाय पुटिंग इन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट? गेट थ्रू द कंटेंट वेरी क्विकली। ये छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। तो उसके अंदर आप लोग, मैं रिकमेंड करता हूँ जल्दी अपने कंटेंट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा या वीडियो देखनी पड़ेगी, वॉट एवर सूट्स यू। डिफरेंट पीपल लर्न डिफरेंटली, राइट? कुछ लोगों से रीडिंग बेहतर रहती है, कुछ लोगों के लिए वीडियोज ज़्यादा आसान रहती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर ऑडियो विजुअल लर्नर या यू लर्न बेटर बाय रीडिंग, वॉट एवर सूट्स यू। You guys would know better, right? Each of you know yourself better. तो whatever it is, content जल्दी कवर करें, फिर प्रैक्टिस करें, राइट? तो मैं आपको एक प्रैक्टिस का तरीका ये है कि जो अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले देखें मुझे सॉल्व करते हुए, फिर आप लोग वीडियो पॉज कर दें, देन यू सॉल्व इट योरसेल्फ, ओके? मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, ओके? इट्स रियली गोना हेल्प यू ऑन द एग्जाम, ट्रस्ट मी। सो एनीवे, दिस इज व्हाट्स गोना हैपन, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ओके? Let's move ahead. Finally, holding, and by the way, please note कि ये जो learning objective है, इसको I'm going to break up in multiple videos as well. ये एक learning objective है जो अभी मैंने इस वीडियो में शुरू में देखा। इस learning objective को मैंने multiple videos में break down किया हुआ है, क्योंकि हम लोग basically जो है, let me see, holding period return आएगा, right? जिसके अंदर होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगा, फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक और मीन रिटर्न भी देखेंगे, ओके? फिर जियोमेट्रिक मीन रिटर्न देखेंगे, ओके? सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स हैं। तो अभी हमने सिर्फ होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखा है, ओके?
अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न के अंदर एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को समझने की है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द करिकुलम फॉर अ मिनट. A holding period return can be computed for a period longer than 1 year. ओके, एक पीरियड से ज्यादा भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एनालिस्ट में नीड टू कंप्यूट अ 1 year होल्डिंग पीरियड रिटर्न फ्रॉम 3 annual returns. ओके, in that case the 1 year holding period return is going to computed by compounding the 3 annual returns. ओके, मैं सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं. ये फॉर्मूले को प्लीज नोट कर लें, राइट. और इसकी ये सिंपली क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, दिस R1, दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. ओके, इस केस के अंदर मल्टीपल पीरियड्स है. ओके, इस केस के अंदर मतलब जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वो लॉन्गर देन 1 year, एक साल से ज्यादा जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है ना. आपने जो एग्जांपल दी कि अभी मैंने आपको रीड आउट किया कि इस सिचुएशन के अंदर एक एनालिस्ट है जो कि 3 annual रिटर्न्स उसके पास एक किसी एसेट के हैं, उसको ही हैज टू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, राइट. 3 इंडिविजुअल एनुअल रिटर्न्स हैं, उनको कंबाइन करके होल्डिंग पीरियड रिटर्न बनाना है, कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि ये क्या होगा कि आपका 1, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये इंटरनल ब्रैकेट्स हैं, 1 + R1 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर रिटर्न. ओके, ये बाय द वे जब आप लोग क्वेश्चन आगे जाके देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है ना. बट एनीवे, दिस इज द फर्स्ट ईयर रिटर्न, दिस इज गोइंग टू बी इन डेसिमल्स. ओके, दिस इज गोइंग टू बी इन डेसिमल प्लेसेस. ओके, फिर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन अगेन 1 + R2. This is going to be the second year return. Okay, this R2 is the second year return. Okay, annual return, and multiplied by again bracket open and 1 + R3. Okay, R3 is the third year return. Okay, and then -1. Okay, तो ये जब आप करेंगे तो आपके पास बेसिकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा फ्रॉम 3 annual returns. Okay, from 3 annual returns. Okay, तो ये दिस इज अनदर फॉर्मूला जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस के अंदर. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बेसिकली हैं वी गोना कंटिन्यू विद सेम लर्निंग ऑब्जेक्टिव. उसके अंदर हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक और मीन या मीन रिटर्न जिसे कहते हैं, अरिथमेटिक और मीन रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, राइट. दैट्स इट फॉर नाउ. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.